नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी किताबें करनी होती हैं, ये तो मेरे ख्याल से हम सबको पता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो एनसीईआरटी किताबों की महत्ता को लेकर, उनकी इंपॉर्टेंस को ना जानता हो, उससे परिचित ना हो। क्योंकि यार तैयारी शुरू करते हुए हम सभी लोग जो हैं थोड़ा बहुत तो रिसर्च करते ही हैं। इसके अलावा हम सभी लोग ज्यादातर कई सारे टॉपर्स की भी टॉक्स पढ़ते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ते हैं, शिक्षकों की बातें सुनते हैं। और आप कहीं पर भी पढ़िए, कहीं पर भी आप चर्चा कीजिए, वहां पर आमतौर पे जो आपकी तैयारी का पहला चरण लिखा होता है वो यही लिखा होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। बात सही भी है, बिल्कुल सही बात है। बाकी विषयों में एनसीईआरटी पढ़ना अपेक्षाकृत मैं ये मानता हूं ज्यादा एक सीधा सीधा तरीका है कि एनसीईआरटी पढ़िए, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका बिगिनिंग पॉइंट है। और वहां से आपको जो है एक सही दिशा मिल जाती है कि आप किसी कोर्स को कैसे समझेंगे। एनसीईआरटी बाकी विषयों में, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ये बात सही है कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते जाएंगे तो आपका एक बेस बनता है, एक आधार बनता है, जिस पर आप आगे जब आप कोई कोर्स लेंगे या जो टेक्स्ट बुक्स हैं, स्टैंडर्ड किताबें हैं, आप उनसे पढ़ेंगे तो आप उस आधार पे बिल्ड करेंगे। सबसे ज्यादा चुनौती एनसीईआरटीज को लेकर जो आती है वो आती है इकोनॉमिक्स में। मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक्स जो विषय है, अर्थशास्त्र जो विषय है, उसमें एनसीईआरटीज को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती बच्चों के सामने आती है। एक नहीं, एक्चुअली कई सारी चुनौतियां आती है। वो चुनौती क्या है कि यार या तो एनसीईआरटी हमको बहुत ज्यादा सरल लगती है, या तो एनसीईआरटी हमको बहुत ही ज्यादा आसान लगती है, या फिर एनसीईआरटी जो है सीधे अचानक से वो बहुत टफ हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा अभी। और इस कारण से क्या होता है, या तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं और हमको लगता है यार ये क्या मजाक है, ये पालमपुर गांव की कहानी नाम का चैप्टर है, उसमें गांव है, गांव में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, कुछ घर इधर हैं, कुछ घर उधर हैं, कुछ घर पक्के हैं, कुछ घर कच्चे हैं, ऐसी कहानियां लिखी हुई है। या फिर एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था तो उसकी अच्छी नौकरी लग गई, एक दूसरा बच्चा था, वो स्कूल नहीं गया, वो बीमार रहने लगा, वो मजदूरी करने लगा, वगैरह वगैरह, ऐसी कहानियां हैं। तो आपको लगता है ये तो बहुत ही बच्चों वाली कहानियां हैं, ये हमारे किस काम की, इसमें ऐसा मैं क्या पढ़ूं। कई बार जो बच्चे एनसीईआरटी से शुरू करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसी किताबें हैं, यार ये तो क्या है, बच्चों वाली कहानियां लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद जब आप सीधा 11th क्लास की एनसीईआरटी पे चले जाते हो तो आपको अचानक से क्या दिखता है कि दुनिया भर के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड प्लस सिग्मा एल इज इक्वल टू कुछ, तो आपको एक भयंकर से गणितीय फॉर्मूले दिखते हैं, वहां पर आपको इस प्रकार के ग्राफ दिखते हैं, और आपको समझ भी नहीं आता कि यार ये कैसी इकोनॉमिक्स है, ये तो मेरी समझ के बाहर की बात है। भाई ये तो मैथ, इसके लिए मैथ्स आना चाहिए कम से कम 12th के लेवल का, वो तो मैंने पढ़ा नहीं, और पढ़ा भी तो मैं भूल चुका, तो अब ये मैं कैसे करूं। तो ये एनसीईआरटी जो है उसका संतुलन खास तौर पे इकोनॉमिक्स में हमको समझ में नहीं आता। तो एनसीईआरटी पढ़ने में विद्यार्थी दो प्रमुख तरह की गलतियां करते हैं। उन दोनों गलतियों से कैसे बचा जाए, उन दोनों गलतियों से बचकर एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम परफेक्ट तरीके से एनसीईआरटी कैसे खत्म करनी है, ये आज आपको आपका टीचर पढ़ाएगा अगले 15 मिनट में। बस 15 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, 15 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके पहले ये बता दूं, एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी से सीधे सवाल आते हैं, मतलब आपको याद होगा एकदम सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ये एक सवाल आया था कि भाई आपका जो क्या बोलते हैं कार्यशील पूंजी क्या है, आपका कार्यशील पूंजी वाला सवाल आया था यूपीएससी में। किसान का हल जो है वो कार्यशील पूंजी है कि नहीं, मैचिंग वाला सवाल आया था। कार्यशील पूंजी वाला क्वेश्चन था, सीधा सीधा किसान का हल हो गया। और ये कंप्यूटर जो है ये आपका एनसीईआरटी में सीधा सवाल है, डायरेक्ट यही एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी में ये कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी आमतौर पे टीचर नहीं पढ़ाते, लेकिन आप देखोगे एनसीईआरटी में डायरेक्टली सीधा सीधा ये दिया हुआ है। तो आपको ये आप नहीं कह सकते कि यार एनसीईआरटी से सीधा सवाल नहीं आएगा, वो सवाल कई लोगों का गलत हुआ। आपका जो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर का जो सवाल था वो आपका सीधा एनसीईआरटी में समझाया हुआ है। तो कई सारी चीजें जो हैं वो आपकी एनसीईआरटी से सीधा सीधा पूछी जाती हैं। तो एनसीईआरटी को छोड़ना रिस्की है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि मैं इस बात का पूरी तरह से कहता हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी उतनी अच्छी नहीं है
जितनी हिस्ट्री या ज्योग्राफी की हैं या फिर जितनी पॉलिटी की हैं, जहां पे आपको लोकतंत्र को अच्छे से समझाया गया है, ऐसा इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन तब भी चूंकि एक दो सवाल सीधे सीधे इस पे आधारित आ जाते हैं, हालांकि उन सवालों को आप अलग तरह से भी पढ़ सकते हो। आप अगर नॉर्मल कोर्स कर रहे हो कोई, वहां भी पढ़ सकते हो, लेकिन तब भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। इसी फायदे का सौदा है। अब आपको बताऊंगा कि दो प्रमुख चुनौतियां क्या आती हैं बच्चों के सामने और उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, यह आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले याद रखिए भाई, अनअकैडमी का ये जो एक अभूतपूर्व सेल है 17,999 रुपए में, जिसमें आपको हमारा सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो रहा है, पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स, आपका सारे विषय, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सबकी पूरी तैयारी देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स के साथ, ये ऑफर आज रात खत्म हो जाएगा। यानी कि ये भाई आज तक के लिए सेल है। आपको अतुल जैन कोड लगाना है। अतुल जैन कोड लगाकर आप इससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। तो भाई बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही जुड़ जाइए। ये ऑफर आज तक का है, इसके बाद वापस नहीं आएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समस्याओं की चर्चा करते हैं। तो पहली समस्या, जो हमारी पहली समस्या है, वो आती है उन बच्चों के साथ। अच्छा, समस्या से पहले एक परिचय दे दूं कि एनसीईआरटी जो होती है इकोनॉमिक्स में, वो केवल 4 किताबें हैं, क्योंकि छठी, 7वीं, 8वीं में नहीं होती। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की जो है वो केवल 9th, 10th, 11th और 12th की किताबें हैं। अब इसमें समस्या के पहले परिचय दे दूं, बेटा 9th की किताब जो है वो अति सरल है। मतलब वो अति सरल है। ये आप जानते ही हो, पालमपुर गांव की कहानी, एक बच्चा, संसाधन की तरह लोग, इस तरह के चैप्टर्स हैं उसमें, जो मतलब चैप्टर है ही नहीं, वो तो मजाक ही है। मतलब आप एक कहानी की किताब जैसी है वो, जो मेरे ख्याल से तो बहुत ही सिंपल किताब है। 10th की किताब मेरे ख्याल से बेस्ट एनसीईआरटी है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ने सबसे अच्छी किताब जो लिखी है वो 10th की लिखी है। 11th की किताब थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी जटिल है, और 12th की किताब तो मुझे लगता है वो मतलब ऐसे लिखी गई है कि वो समझ में ना आ पाए, है ना। उसको समझना लगभग असंभव जैसा है, उसको समझना बहुत कठिन है। 12th की किताब तो ऐसा लगता है कि किसी ने दुश्मनी निकाली है। 12वीं क्लास की किताब में तो ऐसा लगता है कि किसी ने आपसे शत्रुता निकाली है, कि भाई वो किताब तो ऐसी लिखेंगे कि बच्चा तो समझ ही ना पाए। कम से कम जो बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, जो ऐसा कोई बहुत बड़ा गणित का एक्सपर्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, वो समझ ही ना पाए। इस तरीके से 12वीं की किताब लिखी गई है, ठीक है। तो आपके सामने पहली समस्या क्या आती है? देखो, समस्या आती है जब बच्चे 9th से पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि लॉजिकल भी है कि भाई आप कोई विषय पढ़ना शुरू करोगे तो पहले आसान से शुरू करोगे, सीधा कठिन पे तो जाओगे नहीं, लॉजिकल बात है। तो जब बच्चे 9th से पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उनके सामने पहली समस्या जो आती है कि उनको सब कुछ बकवास लगता है, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, कि भाई उसको मैं क्या कहूं, उन्हें पूरी की पूरी किताब बकवास लगती है। और वो उन्हें गलत नहीं लग रहा, वो पूरी की पूरी किताब लगभग बकवास है, उसमें कोई अनोखी बात नहीं है। उसमें जो चीज, क्योंकि इसको समझिए, वो 9वीं क्लास के बच्चे के लिए लिखी गई है वो किताब, जिसने पहली बार इकोनॉमिक्स विषय पढ़ा है। 9वीं क्लास का बच्चा बेटा करीब 13-14 साल का होता है। 13-14 साल का बच्चा जिसका आपको ध्यान आकर्षित करना है, तो 13-14, इसका लक्ष्य को समझिए, किताब का लक्ष्य क्या था। एक 13-14 साल के बच्चे का आपको एक नए विषय की ओर, नई स्ट्रीम की ओर ध्यान आकर्षित करना है। अभी तक उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, 8वीं तक आप नहीं पढ़ाते बच्चे को इकोनॉमिक्स, क्लियर लाइन है, 8वीं तक आप पढ़ाते ही नहीं, 9वीं से शुरू करते हो। तो 13-14 साल के बच्चे का अगर आपको ध्यान आकर्षित करना है तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे ही करोगे ना, बताओगे आसपास के जीवन में देखो जो परिवेश है वो अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़े हैं, आप यही सब तो बताओगे। तो 9वीं की किताब जो है वो एक बिगिनर प्राइमर है ना, वो एक प्रकार का लॉन्च पैड है, जहां पर बच्चे को आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा बेसिकली एक शुरुआत देते हो, एक लॉन्च पैड देने की कोशिश करते हो। तो अगर 9th क्लास की किताब आपको पढ़नी है तो समस्या यह आती है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इसमें मैं नोट्स क्या बनाऊं, कि अब ये पालमपुर गांव की कहानी लिखी है, इसमें क्या लिखूं यार, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो काम की है, भगवान जाने। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ओवर प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, वो सब कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, जो भी उसमें लिखा है हर लाइन को अंडरलाइन करते चले जाते हैं कि पालमपुर गांव में खेती होती है, ट्रैक्टर चलते हैं, पक्के घर हैं, कच्चे घर हैं। अरे तो आपको पता है ना, मतलब नोट्स उसका बनाओ ना जिसका रिवीजन की जरूरत हो,
नोट्स का पर्पस नहीं तो बच्चे ओवर नोट्स बनाते हैं। और इस कारण से क्या होता है, 9th क्लास की किताब जो मेरे विचार में 2-3 घंटे के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्षमा कीजिएगा, 9th क्लास की वो किताब जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे लगने चाहिए, बच्चे इस किताब में 7 दिन लगा देते हैं। तो आपने अपना एक हफ्ता खराब किया। और बेटा होता क्या, आप डिमोटिवेट कैसे होते हो, हफ्ता लग गया कोई बात नहीं, जब हफ्ता लगता है और उसके बाद भी आपको लगता है कि यार नया तो कुछ सीखा नहीं, मतलब आप बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो किसी भी विषय को जब आप शुरू करते हो तो आप कितना तेजी से सीख रहे हो यह आपको मोटिवेट करता है। आपने हफ्ता भर लगा दिया कोई बात नहीं, पर हफ्ता भर लगा के अगर आप सीख गए कुछ तो आपको मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा कि ठीक है यार चलो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया। आपने हफ्ता भर लगाया, दुनिया भर के नोट्स बना लिए उसके, उसमें काम की एक भी चीज नहीं है, तो यह आपके साथ सबसे बड़ी चुनौती है। तो भाई 9th क्लास की किताब में पहली प्रॉब्लम यह आती है। उसके बाद मेरे ख्याल से सबसे बैलेंस्ड जो किताब है वो 10th क्लास की है। 10th की किताब जो है वो संतुलित है, वो अच्छी किताब है, उसमें कोई खास समस्या नहीं आती। दिक्कत अब आनी शुरू होती है 11th से। 11th से एक तो बच्चों को क्या लगता है, उनको लगता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको भी हम पढ़ेंगे और मैक्रो को भी पढ़ेंगे। बच्चों को यह भी लगना शुरू होता है पहली बात कि माइक्रो, 11th और 12th दोनों में सेम प्रॉब्लम है कि हम माइक्रो और मैक्रो दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि जो पॉपुलर चीजें हैं ना, जो क्या होता है ना, देखो यूट्यूब पे वायरल होने के लिए टीचर्स ऐसे एक आध मैजिकल सवाल निकाल के लाते हैं। देखो ये सवाल पूछा गया था इतने साल पहले, एक सवाल आया था माइक्रो का, ये वाला ग्राफ, ये वाला कर्व, ये वाली थ्योरी, ये बड़े बड़े शब्द जो लोग फेंकते हैं आप पर, ये बताओ इकोनॉमिक्स की ये थ्योरी पता है कि नहीं, फलाना थ्योरी, ये वाला थ्योरम, ये आती है कि नहीं आती। अब बेटा सवाल ये है, इसके लिए जरूरी यह है कि आपको एक संतुलित तैयारी करनी पड़ेगी सबसे। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को ना तो समझ में आता, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा पूरा का पूरा मैथ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो तो कंप्लीटली 100% मैथ्स है, और मैथ्स बेटा ये 11th 12th के लेवल का है। अब आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कराएगा वो, अब आपसे वो अलजेब्रा भी कराएगा, अब आपसे बहुत सारी चीजें कराएगा मैथ में, क्योंकि अब आप 11वीं 12वीं क्लास में हो गए हो, अब आप 16 17 18 साल के हो गए हो, है ना। तो इतने आपको पता है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसे भी 10th से 11th में जाते ही सिलेबस 4 गुना हो जाता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है। तो वही यहां पर भी होता है, और ये जंप बच्चा संभाल नहीं पाता। अच्छा, मैक्रो में भी जो थ्योरी दी गई है उस थ्योरी को मैथ के जरिए ज्यादा पढ़ाया गया है, उसमें मैथ ज्यादा है। थ्योरी बता दी थोड़ी सी किताब में, फिर उसके आगे मैथ दे दिया, उसका दुनिया भर का डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, है ना, डेल्टा एम, ये फॉर्मूला कैसे निकालने हैं ये सब बता दिया। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, वो 10 बार पढ़ता रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। इवेंचुअली वो उन फॉर्मूलों का रट्टा मारना शुरू कर देता है कि हम एक फॉर्मूला, मैंने बच्चों के नोट्स देखे हैं जहां फॉर्मूले के उन्होंने नोट्स बनाए हैं, उनका रट्टा मार रखा है। ठीक है, ये मेन चुनौतियां हैं। तो पहली किताबों में चुनौती क्या होती है कि इतना आसान है, इतना सरल है, सब कुछ ही लिख दें, क्या लिखें क्या ना लिखें ये समझ में नहीं आता। आगे वाली किताबें इतनी कठिन हैं कि क्या लिखें क्या ना लिखें समझ में नहीं आता। तो आपको समाधान, मतलब दोनों एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। देखो कुछ किताबें बहुत ही आसान हैं, कुछ किताबें बहुत ही कठिन हैं, तो इनके बीच का तरीका आपको आज मैं बताता हूं। अब आते हैं सीधा समाधान पे, अगले 5 मिनट में आपको समाधान बताता हूं इसका। भाई देखो सीधा सीधा समाधान है। सबसे पहला समाधान तो यह है, मैं आपसे आग्रह यह कर सकता हूं कि इकोनॉमिक्स में बेटा अगर आप बिगिनर हो और आपने कोई कोर्स लिया हुआ है, जैसे मान लो आपने मेरा कोर्स चल रहा है, अभी कल शुरू हुआ है, अगर आप उससे जुड़ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो मैं आपसे आग्रह यह कर सकता हूं कि आप शुरू एनसीईआरटी से मत करो इकोनॉमिक्स में केवल। यह तो सबसे अच्छा समाधान है कि इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटीज आर नॉट ग्रेट बुक्स, वो बहुत अच्छी किताबें नहीं हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने करिकुलम की, अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत एनसीईआरटी से ना करके किसी और चीज से करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक समझदारी भरा, इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट स्टेप है। ठीक है, कि आप जो है एनसीईआरटी से शुरू ना करें, आप किसी अन्य तरीके से शुरू करें। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो या किसी अन्य टीचर से पढ़ रहे हो तो उन टीचर के लेक्चर से शुरुआत करें। उसके बाद जब आप लेक्चर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में काम का क्या है, उसके बाद आप उसमें काम की चीजें ढूंढें। पहला सबसे अच्छा समाधान तो यह है कि शुरुआत आप एनसीईआरटी से, इकोनॉमिक्स के लिए, फिर से दोहरा रहा हूं, ये केवल इकोनॉमिक्स के लिए है, बाकी विषयों में उनके टीचर्स बताएंगे, मैं खाली इको के लिए कह रहा हूं। इको में मैं चाहता हूं कि आप इकोनॉमिक्स से शुरुआत, आप माफ कीजिएगा, एनसीईआरटी से शुरू ना करें।
लेकिन आप कह रहे हैं नहीं सर, हम तो कसम खाई है, हम तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो मैं आपको, अगर आप इस बात को नहीं मानना चाहते तो मैं आपको दूसरा बताता हूं। दूसरा समाधान यह है फिर, तो भाई 9th क्लास की किताब जो है वो खत्म होनी चाहिए 2 से 3 घंटे में। उसमें आपको 0 नोट्स बनाने हैं। उसको एक कॉमिक्स की तरह पढ़िए। 9th क्लास की किताब एक कॉमिक्स है, उसे कॉमिक्स की तरह पढ़िए, कहानी की किताब की तरह पढ़िए। कहीं आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, वहां पढ़ते चले जाओ उसको बस। वो मतलब उसमें कुछ सोचना नहीं है, उसमें दिमाग पे आपके जोर पड़ेगा ही नहीं। उसको कॉमिक्स की तरह पढ़ना है, 2-3 घंटे में खत्म कर दो उसको पूरी तरह से। उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ये बात क्लियर है कि नहीं है? जीरो नोट्स, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करना 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में। आपको ध्यान देना है। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी को मैंने आपकी खत्म कर दी एक तरह से। 2-3 घंटे हो गए, आपका 1 हफ्ता बचा लिया, जो आप 1 हफ्ता फालतू के नोट्स बना के खराब करते हो। 10th क्लास की एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, 10th क्लास की एनसीईआरटी के ढंग से नोट्स बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से जो जो आपको इंपॉर्टेंट शब्द लगता है, टर्म लगती है, उसको अंडरलाइन करो, उसके नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी बात है। तो उसके अच्छे से आप नोट्स बनाइए। 10th क्लास की एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, वो सबसे अच्छी एनसीईआरटी है, उसमें अच्छे से कायदे से नोट्स बनाने हैं। अब आते हैं 11th 12th पे। तीसरा जो हमारा है, देखो 11th और 12th में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताबों को नहीं पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है। बात समझ में आई या नहीं आई? उसमें से एक आध थ्योरी, एक आध चीज काम की होगी पूरी किताब में, वो आपको टीचर पढ़ा देगा। ऐसा हो सकता है, इसको समझिए। आप बोलेंगे लेकिन सर 2012 में तो सवाल आया था। हो सकता है एक आध बार सवाल आया हो, एक आध सवाल प्रीलिम्स में। पर बेटा 5 साल 10 साल में अगर प्रीलिम्स में एक सवाल आता है, उसके लिए आप एक पूरी थ्योरी, पूरा एक सब्जेक्ट सीखना चाहते हो 5-10 साल में एक सवाल के लिए? अरे बेटा यूपीएससी इसी मैनेजमेंट का नाम है कि आपको लगता है कि यार 10 साल में एक सवाल आया है, उसके लिए मुझे पूरा एक नया सब्जेक्ट ही सीखना पड़ेगा। तो बेहतर है ना कि उस सवाल को छोड़ दो, नहीं करना ना फिर उस सवाल को। जितने टाइम में तुम पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखोगे, उससे कम टाइम में तुम बेटा करंट अफेयर्स में 5 सवाल नहीं कमा लोगे। बात समझ में आई कि नहीं? अपनी पॉलिटी में, अपनी ज्योग्राफी में, अपनी हिस्ट्री में कम से कम 4 सवाल नहीं कमा लोगे। तुम कमा लोगे कि नहीं कमा लोगे? तो माइक्रो को जाने दो, उसको हाथ ही नहीं लगाना। एक आध चीज काम की होती है, वो आपको टीचर्स आपके कोर्सेज में पढ़ा देंगे, वो आपको हर जगह आ जाएगा कहीं ना कहीं। मैक्रो में जब आप पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या देखना है? इस किताब को पढ़ते हुए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आप 2 चीजें देखें। एक चीज है सिद्धांत और दूसरा चीज है उसका गणितीय प्रूफ। गणितीय उसका प्रूफ मतलब उसको सिद्ध करने की कोशिश। तो आपको बेटा सिद्धांत पढ़ना है, गणितीय प्रूफ नहीं पढ़ना है। वो जो बड़े बड़े ग्राफ दिए हैं, डिमांड और सप्लाई को भी वो ऐसे ही बताता है कि मान लो मुद्रास्फीति जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट को उसने ऐसे समझाया कि मुद्रास्फीति हो गई, करेंसी की मात्रा बढ़ेगी, तो ये वाला ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कारण से कीमतें ऐसी हो जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है, फालतू मैथमेटिकल प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। आप कीजिए, सीखिए केवल सिद्धांत को, जो उसकी शब्दावली है, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, जहां उसको आप समझिए। और जहां पर वो कह रहा है कि ये ग्राफ इस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा, उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा, उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो आपके किसी काम का नहीं है। आपको एक एडिशनल काम करना पड़ेगा जब आप एनसीईआरटी से कर रहे हैं। जो सिद्धांत आपने सीखा, आपको यहां पर या तो किसी शिक्षक का या फिर इंटरनेट का प्रयोग करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा? इनके रियल लाइफ उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में ये गड़बड़ इन्होंने ये करी है मेरे विचार में, जो किताबें लिखी गई हैं, कि जो प्रूफ उन्होंने मैथमेटिकली कर दिया। जैसे इन्फ्लेशन अगर हुआ तो दाम कैसे बढ़ेंगे, करेंसी सप्लाई कैसे बढ़ेगा, ये मैथमेटिकली तो प्रूफ कर दिया, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल बहुत कम दिए हैं, नहीं दिए।
तो बेहतर यह रहेगा कि आप जो है एनसीईआरटी में जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल प्रूफ को जाने दें और आप क्या करें, आप उस सिद्धांत को पढ़ लें, सिद्धांत के नोट्स बना लें और या तो किसी टीचर से या फिर इंटरनेट के माध्यम से आप उसके रियल एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें जो आपको उस सिद्धांत को ठीक से समझा पाए, क्योंकि एक बार वो सिद्धांत समझ में आ गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो भाई इतना सही काम आपको करना है। आप देखेंगे कि मैंने आपका एनसीईआरटी का जो करिकुलम है वो एकदम 1/3 के आसपास कर दिया। 9th क्लास की एनसीईआरटी 2 घंटे में खत्म करनी है। 10th क्लास की एनसीईआरटी अच्छी है, कायदे से पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं। 11th 12th में माइक्रो को हाथ नहीं लगाना है, मैक्रो पढ़नी है। मैक्रो में भी गणितीय प्रूफ जो है उनको बिल्कुल नहीं छूना है, आपके किसी काम के नहीं है। हो सकता है कोई निकाल के दिखा दे कि देखो 5 साल पहले एक सवाल आया था। अरे तो छोड़ दो ना भाई उस सवाल को। 5 साल पहले एक सवाल आया था तो उसके लिए तुम पूरा मैथ सीखोगे, तो कोई सेंस नहीं है ना उस बात का यार। और ये मैथ वो वाला भी नहीं है जो आपका CSAT में आ जाएगा, ये अलग ही तरह का मैथ है, ये अलजेब्रा है पूरा जो आपके CSAT में नहीं आता है। तो बेटर है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो आपके CSAT में नहीं आती है, बेटर है कि इसको आप छोड़ दो, इसको हाथ ना लगाओ और आप जो है इसके सिद्धांतों को सीखिए। सिद्धांतों के आधार पर शिक्षक और इंटरनेट के माध्यम से आप उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है निकाल कर लाइए। ठीक है, ये आप करेंगे तो एनसीईआरटी का एक सही उपयोग आप कर पाएंगे। मेरी पहली सलाह एक बार फिर मैं दोहरा दूं यही रहेगी कि आप कम से कम इकोनॉमिक्स में अपनी तैयारी की शुरुआत जो है आप एनसीईआरटी से ना करें। कम से कम इकोनॉमिक्स में कम से कम मैं आपको यह सलाह दे सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, उसका उत्तर देने की। एक बार फिर आपको बता दूं कि भाई अनअकैडमी में अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 17,999 में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अतुल जैन कोड लगा के। ये ऑफर आज रात खत्म हो रहा है भाई, तो आज ही जुड़ जाइए और अपना एकदम बेहतरीन तैयारी जो है एकदम ऑर्गेनाइज तैयारी के साथ जुड़िए। देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। पूरा CSAT आपको मिलेगा, प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज ही जुड़िए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।